साझेदारी फर्म का विघटन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस पर बात करने के लिए उपस्थित हूं मैं डॉक्टर एल.एन. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट है। पहले में हमने बेसिक जानकारी ली थी, दूसरे में हमने जनरल एंट्रीज के संबंध में बात की थी, तीसरे पार्ट पर हमने एक संख्यात्मक प्रश्न हल किया था जो लेजर से संबंधित था। आज हम एक और संख्यात्मक प्रश्न हल करेंगे जिसमें जनरल एंट्री भी होगी और लेजर भी होगा, खाता भी होगा और जनरल एंट्री भी होगी। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। ए और बी दोनों बराबर समान साझेदार हैं, उनका लाभालाभ अनुपात बराबर है। उन्होंने साझेदारी फर्म को समाप्त करने का 31 मार्च 2019 को निर्णय लिया और उस डेट को उनकी बैलेंस शीट सामने दिख रही है जिसका टोटल 62,000 है। लायबिलिटीज साइड है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, एज करेंट अकाउंट, ए का चालू खाता और दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। जबकि एसेट साइड है गुडविल, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, 20 करेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उनकी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। इसके अलावा उन्होंने सूचना दी है कि 90% देनदारों से राशि वसूल हुई है और जो बचे हुए मतलब 10%, वो बैड डेप्ट हो गए हैं, अशोध्य हो गए हैं। द बुक डेप्ट वी आर कलेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 10%। देनदारों से वसूली में जो लागत आई है अर्थात जो व्यय हुआ है वो 10% हुआ है। अंतिम स्कंद ए द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है 12,000 में। बी ने मशीन को 6,000 में लेने के लिए सहमति दी है। फर्नीचर एक एम्प्लाई को, फर्म के एक एम्प्लाई को फ्री में दे दिया गया है। जो क्रेडिटर हैं वो 75% राशि पर सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जता रहे हैं। फर्म की पुस्तकें बंद करनी है। ये हमारा प्रश्न है। 4 स्टेप हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड का गुडविल, मशीन, फर्नीचर, देनदार और स्कंद है, इसको हम ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और इसकी जनरल एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 4,000, टू मशीन 4,000, टू फर्नीचर 2,000, टू डेटर्स 24,000, टू स्टॉक 14,000 और इन 5 एसेट्स की मिश्रित राशि से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 46,000 से। बी का जो चालू खाता है वो बी के चालू खाते में हम ले आए, चूंकि अपने खाते में आया है इसलिए कोई जनरल एंट्री इसकी नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है एसेट साइड में 12,000। हमें मालूम है कि यह पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, तो हम इसको बांट देते हैं। चूंकि इक्वल पार्टनर हैं इसलिए 12,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में 6,000 बांट दिया गया। लेकिन इसकी जनरल एंट्री तो करेंगे। चूंकि करंट अकाउंट के डेबिट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है इसलिए जनरल एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट 6,000, 20 करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैलेंस शीट जो प्रश्न की है उसका एसेट साइड के पूरे आइटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब देखिए लायबिलिटी साइड में, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यहां पर 2 दिख रही है, क्रेडिटर्स 8,000 का और बिल्स पेबल 10,000 का। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ले आते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों के अमाउंट से। लेनदार 8,000,
देय विपत्र लेखा विकलन 10,000 और वसूली लेखा से 18,000। इसके बाद दायित्व पक्ष में सामान्य संचय 2,000 का दिख रहा है। हमें यह भी मालूम है कि यह भी लाभ हानि खाते के शेष के समान साझेदारों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, तो इसको भी हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बांट देते हैं। देखिए क्रेडिट में आ गया है जनरल रिजर्व, इक्वल पार्टनर हैं, इसलिए 2000 का जो जनरल रिजर्व है वो इक्वल 1000 बट रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन इसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 टू एज करेंट अकाउंट 1000 टू बीज करेंट अकाउंट 1000। अब बैलेंस शीट में ए का चालू खाता बच रहा है 4000 का, तो इसको हम चालू खाते में ही ले जाते हैं। चूंकि ये लायबिलिटी साइड है इसलिए बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो देखिए करेंट अकाउंट ए के क्रेडिट साइड में बैलेंस दिख रहा है 4000। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट को हम यहां पर ले आए हैं। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आए हैं अपने खाते में आए हैं, इसलिए इनकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। यहां पर आपका पहला स्टेप समाप्त हो जाता है, बैलेंस शीट आपकी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है। अब हम देखें कि जो सूचना है प्रश्न में उसमें ये कहा जा रहा है कि देनदार से 90% राशि वसूल हो रही है और बाकी अशोध्य हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं। तो 90% राशि हम वसूल करेंगे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डेबिट में डेटर्स को लाए हैं तो उसकी वसूली क्रेडिट में होगी। डेटर्स हैं आपके 24,000 का, उसका 10% 2400 डूबेंगे तो 21,600 रुपए वसूल होंगे। तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक अकाउंट आया है और इसकी जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 21,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,600। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो इसका प्रभाव पड़ेगा बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 21,600। सूचना में यह है कि अंतिम स्कंद को ए टेक ओवर कर रहा है 12,000 में और बी मशीन को 6,000 में लेने की सहमति दे रहा है, मतलब वो भी टेक ओवर कर रहा है। तो ये संपत्ति साझेदारों द्वारा ली जा रही है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चूंकि इनका करंट अकाउंट है तो उसको प्रभावित करेंगे। एज करंट अकाउंट स्टॉक को ले रहा है 12,000 में और बीज करंट अकाउंट मशीन को ले रहा है 6,000 में। इसकी जनरल एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट 12,000, बीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन 18,000। इसका प्रभाव पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में पड़ेगा। वहां पर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आ गया स्टॉक 12,000 और मशीन बी के हिस्से में 6,000 की। संपत्ति से वसूली हो गई। अब देखते हैं कि दायित्व के संबंध में नहीं, एक संपत्ति बची हुई है फर्नीचर। फर्नीचर वाज गिवन फ्री टू एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। फर्म के कर्मचारी को फर्नीचर फ्री में दिया गया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। दायित्व में आ जाएं तो देनदारों की वसूली राशि का 10% तो समापन व्यय है ही, उसके अलावा लेनदार 75% राशि पर संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। तो चलिए भुगतान करते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट पेमेंट दिखेगा। क्रेडिटर्स 8,000 के हैं, उनको 75% पेमेंट करेंगे 6,000 का। बिल्स पेबल के संबंध में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में महत्वपूर्ण बिंदु के बिंदु क्रमांक 3 पर हम देख चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी के भुगतान के लिए प्रश्न साइलेंट है, कोई निर्देश नहीं है, तो उसके बुक वैल्यू का भुगतान किया जाता है। तो बिल्स पेबल 10,000 का है, उसके भुगतान के संबंध में प्रश्न खामोश है, तो हम उसकी पूरी राशि का यहां पर भुगतान करेंगे। और देनदार से वसूली हुई है 21,600, इसका 10% रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर है 2,160। इस प्रकार कुल पेमेंट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मिला के 18,160 हो रहा है, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में शो हो रहा है। इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 18,160 टू बैंक अकाउंट
18,160। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक अकाउंट पेमेंट दिखा रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट दिखेगा, वही क्रेडिटर्स 6,000, बिल्स पेबल 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर 2,160, टोटल 18,160। तो दायित्व का भी भुगतान हो गया। तो यहां पर दूसरा स्टेप आपका समाप्त होता है और तीसरे स्टेप में हम रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आए, चाहे वो प्रॉफिट आए या लॉस आए, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो यहां पर देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 66,160 है, जबकि क्रेडिट साइड कुछ कम है और वो जो अंतर की राशि है, बैलेंसिंग फिगर है, वो 8,560 आ रहा है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 1:1, इसमें ए और बी के बीच में बटेगा 4,280 एंड बी 4,280। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने इक्वल रेशियो में ट्रांसफर किया है और इसकी एंट्री है एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट आपका बंद हो रहा है और इस एंट्री का रियलाइजेशन के क्रेडिट में पार्टनर्स करंट अकाउंट की एंट्री का दूसरा प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट 4,280 ए और बी का 4,280। तीसरा स्टेप समाप्त हो गया है और चौथे स्टेप के पहले पार्ट में हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखते हैं, तो दोनों का जो है वो डेबिट बैलेंस निकल रहा है, ए का 17,280 और बी का 17,280। इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री हमने की है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,280, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,280 टू एज करंट अकाउंट सेम अमाउंट, टू बीज करंट अकाउंट सेम अमाउंट। और इस प्रकार इस एंट्री से पार्टनर्स करंट अकाउंट बंद हो जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है हमने, तो इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ये आ गया। अब हम आखिरी स्टेप में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चूंकि यहां पर बैंक अकाउंट है तो बैंक में ही ट्रांसफर करेंगे। तो जब इसका बैलेंस निकालते हैं तो देखिए ए का डेबिट साइड में कम आ रहा है 4,720 और बी का क्रेडिट साइड में कम हो रहा है 1,280। ये दोनों डेबिट वाले भी और क्रेडिट वाले भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ए का जो ट्रांसफर होगा बैंक में, तो उसकी जनरल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,720 टू बैंक अकाउंट और बी का जो क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट लिखा है उसके लिए जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 1,280 टू बीज करंट अकाउंट 1,280। तो इसका दूसरा प्रभाव, यहां पर पूंजी खाता बंद हो गया आपका, इसका दूसरा प्रभाव पड़ रहा है बैंक खाते पर। बी का वहां पर 1,280 वो आ गया यहां पर बैंक के डेबिट में और ए के डेबिट में 4,720 बैंक खाता था तो बैंक के क्रेडिट में एज कैपिटल आ गया। और जब हम बैंक अकाउंट का टोटल देखते हैं तो यह 32,500 के साथ बंद हो रहा है, कोई बैलेंस नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्म के प्रारंभ में जैसे कोई बुक ओपन नहीं थी, वैसे ही फर्म के विघटन होने के बाद भी कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है। मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।